गाइस, दिस इज जीत एंड यू आर वाचिंग हियर फिजिक्स इन माय व्यू। तो हम लोग जो चलने वाले थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की सीरीज़ को आगे लेकर चलने वाले थे। वो जो मैथमेटिकल फिजिक्स हमने पढ़ा था वो जस्ट एक पार्ट था। मैथमेटिकल पढ़ा था या ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो पढ़ा था वो अलग से पढ़ा था। हम लोग क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो हम सीरीज़ चल रही थी उसको लेकर आगे की ओर पढ़ेंगे, जिसके अंदर रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स और रेडिएशन चैप्टर आगे पढ़ेंगे। तो सार गर्भण करते हुए मैं संक्षेप में आपको समझाता हूँ। ये मेरे पास नोट्स रखे हुए हैं। तो हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है अभी पढ़ना है प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव थ्रू वैक्यूम। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि मैक्सवेल्स की इक्वेशंस क्या होती है। ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन कितनी होती है। मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन। मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन कौन सी है? सबसे पहली वाली जो है वो कौन सी है? वो आपकी डेल डॉट ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या कहा जाता है इसे? डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट को इसको कहा जाता है गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम। दूसरा कौन सा है? दूसरा है डेल डॉट बी। पहले डाइवर्जेंस मतलब डॉट प्रोडक्ट वाली लिख लो, डेल डॉट बी इक्वल टू 0। इसे कहते हैं गॉसेस थ्योरम इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। गॉसेस थ्योरम इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। देखो जो हमने ईएमटी पहले पढ़ी है वो सब तो नेसेसरी है ही, पर अब जो हम आगे की ईएमटी पढ़ रहे हैं ये जस्ट के पर्पज़ से अच्छी है ना। जस्ट के पर्पज़ से हमें अपनी ईएमटी एनहांस करनी है, आगे तक ले जानी है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैं पढ़ा चुका था इस हर एक इनका डेरिवेशन में करवा चुका हूँ डिटेल्ड में। अगर आपको वीडियो प्लेलिस्ट में होगी उस आराम से देखें। तो यहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन आपको पता है, ये मानकर मैं चल रहा हूँ। ठीक है, तो पहली क्वेश्चन है डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉसेस थ्योरम है। दूसरी है डेल डॉट बी इक्वल टू 0, ये गॉसेस थ्योरम मैग्नेटोस्टैटिक्स है। मैग्नेटोस्टैटिक्स। और तीसरी है आपकी कर्ल वाली डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस के डेल बी ओवर डेल टी। इसे क्या कहते हैं? फैराडे लॉ। फैराडे लॉ। चौथा है आपका डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस जे डी। ठीक, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कंडेंसिटी। इसे कहते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर्स लॉ करेक्टेड बाय मैक्सवेल। करेक्टेड बाय मैक्सवेल। ठीक है, देखो नई जगह आए हैं, वीडियो स्टैंड जो है वो थोड़ा अच्छी तरीके से समायोजित नहीं हो पा रहा है। तो थोड़ी बहुत जो भी समस्याएं हों उसे पहले स्तर पर खुद भी एडजस्ट करने की कोशिश करें, बाद में धीरे धीरे मैं ठीक कर ही दूंगा। तो अपने पास क्या है कि मैक्सवेल की 4 इक्वेशन हमारे पास थी, और मैक्सवेल जी ने ये बताया कि इन 4 इक्वेशन के बेसिस पर ही हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कैसे प्रोपेगेट करती है किसी मीडियम पर। तो ये थ्योरी में मैं लिख दे रहा हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ these 4 equation Sir James Clerk Maxwell define how the electromagnetic wave propagate in any medium. चूँकि हम दोबारा शुरुआत कर रहे हैं इसलिए मैं थोड़ी सी स्टोरी आपको बता देता हूँ। शुरुआती तौर पर यह माना जाता था कि जो वेव्स होती हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं। अनुप्रस्थ इन द सेंस अनुदैर्घ्य होती हैं। अनुदैर्घ्य इन द सेंस लॉन्जिट्यूडनल कहा जाता है इसे, जिसे चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़े। तो वैसे ही माना जाता था लाइट को भी चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ये माना जाता था यूनिवर्स में ईथर नाम का कोई मीडियम है, जिसे माइकलसन मोल्ड एक्सपेरिमेंट द्वारा डिफाइन किया गया कि वास्तव में ऐसा नहीं होता। तो उसी के बाद की खोज थी जब सर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी की, अब देखो ये वाली क्वेश्चन क्या इलेक्ट्रिक वाली है,
इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक की फंडामेंटल इक्वेशन को एक जगह कंबाइन कर उन्होंने एक थ्योरी दी जिसे कहा जाता है मैक्सिमल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर उन्होंने कहा कि अगर इन चारों इक्वेशन को फंडामेंटली एक जगह मिलाकर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपोगेशन को डिफाइन कर सकती हैं और इस बात को भी डिफाइन कर सकती हैं कि कैसे कोई तरंग निर्वात में चल सकती है। अच्छा, एक कल्पना करके देखिए, इमेजिन करके देखिए व्हाट इज़ वेव। अगर आप इमेजिन करके देखें तो व्हाट इज़ वेव, तो सबसे पहले अगर किसी बच्चे को वेव समझाना है तो आप यही कहेंगे कि अगर समुद्र तल है या पानी है, तो पानी जैसे मान लो यहाँ, चलो गंदा हो जाएगा, EMT चल रही है, पानी वानी नहीं बना रहा मैं। नदी है तो शांत नदी में अगर पत्थर छोड़ा जाए तो पत्थर से एक लहरें क्रिएट होंगी, बात बिल्कुल सही है। तो पत्थर से जो लहरें क्रिएट होंगी वो वेव्स होंगी। वेव की ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है जिसे हिंदी में कहा जाता है किसी मीडियम में उत्पन्न वह विक्षोभ, किसी मीडियम में उत्पन्न वह विक्षोभ जो बिना अपना स्वरूप बदले एक निश्चित दिशा में आगे की ओर बढ़ता है, वेव कहलाता है। तो दिक्कत ये थी उस वेव की डेफिनेशन के साथ कि वो मीडियम में क्रिएट हो रहा है। अब लाइट क्या है, लाइट ऐसी जगह भी ट्रेवल कर सकती है जहाँ मीडियम ना हो। तो अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखें, बेसिक डेफिनेशन ऑफ वेव, बेसिक डेफिनेशन ऑफ वेव, ठीक है, ये मीडियम था जिस पे जीरो डिस्टर्बेंस है। क्या है? जीरो डिस्टर्बेंस है। अब क्या करा हमने यहाँ पे? डिस्टर्बेंस अप्लाई किया, डिस्टर्बेंस अप्लाई किया, तो ये यहाँ का मीडियम के पार्टिकल ऐसे जाएंगे, तो ये क्या हो गया? इसे वेव कहा गया, वेव कहा गया। तो सिंपल वे में क्या गया? वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन एनी मीडियम, वेव इज अ डिस्टर्बेंस, इज अ डिस्टर्बेंस in a medium, in a medium which moves with a definite velocity in a definite direction, in a definite direction, definite direction। तो भाई ये चला वेव की डेफिनेशन। अब बात ये आ रही थी कि वही बात तो समझ में आ रही क्योंकि अनुप्रस्थ है, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है। तो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स जैसे साउंड वेव हो गई या स्प्रिंग के अंदर क्रिएट्स वेव हो गई, जिनके लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, उनको हम डिफाइन कर सकते हैं किससे? डिस्टर्बेंस के या मीडियम के एग्जिस्टेंस के आधार पर। लेकिन अगर कोई वेव ट्रेवल होने के लिए मीडियम की ही ज़रूरत ना पड़े, अगर किसी वेव को ट्रेवल होने के लिए मीडियम की ही ज़रूरत ना पड़े, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है कि उस सिचुएशन में हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वेव है। फॉर एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल दिक्कत जो आई, अब दो एग्जांपल अब मैं दिक्कत देता हूँ आपको। देखो, एक तो आप ले लीजिए लाइट के प्रोपोगेशन की बात ले लीजिए, और दूसरा आप ले लीजिए ग्रेविटेशनल वेव के प्रोपोगेशन की बात। GravitationL ग्रेविटेशनल वेव के प्रोपोगेशन की बात। तो मज़े की बात यह है, लाइट के प्रोपोगेशन के आज से 100, 150, 200, जैसे मान लो न्यूटन के ज़माने की बात ले लेते हैं, तो न्यूटन में क्या कहा था? लाइट को कॉर्पस्कुलस थ्योरी द्वारा समझाया था, कणिका सिद्धांत के द्वारा समझाया था कि लाइट पार्टिकल के फॉर्म में चलती है। उसके बाद बहुत समय बीता, इथर प्रिंसिपल आया, मैक्सवेल थ्योरी थी, उसके बाद लाइट के एग्जिस्टेंस को माना गया कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है। ठीक है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नेचर का होता है, जो इन 4 इक्वेशंस की हेल्प से प्रोपोगेट कर सकता है किसी भी मीडियम में, किसी डाइलेक्ट्रिक में, किसी प्लाज्मा मीडियम में, किसी वैक्यूम में। उन सभी मीडियम में इस लाइट के प्रोपोगेशन को मैं डिफाइन करूंगा और बताऊंगा कि गेट में और जेस्ट में कैसे वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं। वो सब चीज़ें हम अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आप समझें कि बेसिक क्या था, क्यों ज़रूरत पड़ी। और हाँ, तो सर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने क्या करा कि इस वाली इक्वेशंस की हेल्प से बताया कि लाइट प्रोपोगेट कर सकती है। अब हम ना तो लाइट को देख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, और ना ही वैक्यूम को देख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ना ही लाइट को देख सकते हैं, ना ही वैक्यूम को देख सकते हैं। और डिफाइन कर दिया हमने एक थ्योरी कि इन 4 फंडामेंटल इक्वेशन के द्वारा जो लाइट है, मतलब जो दिखता नहीं है, वैक्यूम में जो कि दिखता नहीं है, में ट्रेवल कर सकती है। मतलब ना दिखने वाली चीज़ ना दिखने वाली चीज़ में ट्रेवल कर सकती है। ये हमने डिफाइन कर दिया मैक्सवेल इक्वेशन को, लोग ने एक्सेप्ट कर लिया। ओके, उसी दौरान सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ग्रेविटेशनल वेव की संकल्पना रखी कि भाई था वैसे ही अंतरिक्ष में ग्रेविटेशनल वेव भी एग्जिस्ट करती हैं। जिस प्रकार एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट को मासेस के बेस पर अट्रैक्ट करता है,
तो उनके बीच में एक इंटरेक्शन फोर्स कार्य करता है, जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स से संबंध जो वेव्स होती हैं उसे ग्रेविटेशनल वेव कहा जाता है। भाई साहब ये भी एग्जिस्ट करते हैं। तो लोगों ने कहा ना तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाई देता, उसका इफेक्ट दिखाई देता, ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाई देता, ना ही स्पेस दिखाई देता, लेकिन इसी समस्या की वजह से ना तो उन्हें ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाई देता और ना ही स्पेस दिखाई देता और ना ही उन्हें स्पेस टाइम कर्वेचर दिखाई देता। तो लोगों को इन सभी चीज़ों की चीज़ ना दिखाई देने वाली, तो उन्होंने जीटीआर को एक्सेप्ट तो करा पर ग्रेविटेशनल वेव को एक्सेप्ट नहीं करा था उस ज़माने में, आइंस्टाइन के ज़माने में। तब लगभग उसके 100 साल बाद, इसकी थ्योरी देने के 100 साल बाद, अभी 2008 या 2009 की घटना है, तो लाइगो डिटेक्टर जो है, लेज़र इंटरफेरोमीटर ऑफ ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टरी, ऐसे LIGO फुल फॉर्म है इसकी, लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। तो लाइगो एक्सपेरिमेंट के द्वारा ग्रेविटेशनल वेव को 2008 या नो, आई एम नॉट एग्जैक्ट श्योर अबाउट द डेट, इसे ऑब्जर्व किया गया। तो सबसे बड़ी महानता की बात क्या है कि जो चीज़ दिख नहीं रही है उसके प्रोपोगेशन को किसी ऐसे मीडियम में समझाना जो खुद भी नहीं दिख रहा है, और फिर उसे संसार को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करना, इतने क्रांतिकारी वैज्ञानिक थे सर एल्बर्ट आइंस्टाइन और सर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में जो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल का योगदान है, एल्बर्ट आइंस्टाइन का वही ग्रेविटेशनल वेव में योगदान है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का तो पूरा स्ट्रीम जीटीआर ही उनकी है कह सकते हैं, लेकिन मैक्सवेल की ये नहीं कह सकते कि ईएमटी पूरी उनकी, क्योंकि उसमें गॉस भी आते हैं, एम्पियर भी आते हैं, बहुत सारे लोगों का योगदान था। पर जीटीआर में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और रिलेटिविटी में बेसिकली पूरी तरह से आपके सर एल्बर्ट आइंस्टाइन आते हैं। तो ये था। तो अब हम समझेंगे कि इसके द्वारा प्रोपोगेशन कैसे कैसे होता है अलग अलग मीडियम। तो सबसे पहले मैं आपको वैक्यूम में बताता हूँ कि इस वेव इसके द्वारा वैक्यूम में कैसे डिफाइन किया जाता है ना, ईएम वेव के प्रोपोगेशन को। ओके, लेट्स स्टार्ट। आई होप सब कुछ क्लियर होगा और दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट रूप से, बिकॉज तो सबसे पहले हमारी हेडिंग है प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव। प्रोपोगेशन of EM wave through vacuum, वैक्यूम मान फ्री स्पेस बोले तो कुछ नहीं। तो वहाँ पे कैसे करते हैं, इसके लिए बेसिकली हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो वी नो दैट नोट्स बहुत शानदार बनाना भाई, एग्ज़ाम, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, वो सारी चीज़ कहीं घूमने, नोट्स शानदार होने चाहिए ताकि भविष्य में आपको किसी को समझाएं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो। डेल डॉट डी एफ इक्वल टू 0, डेल डॉट बी इक्वल टू 0, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस के डेल बी ओवर डेल टी, और डेल क्रॉस एच इक्वल टू जी एफ प्लस डेल डी ओवर डेल टी। जो लोग पहले के लेक्चर सीरीज से जुड़े होंगे उन्हें तो इस चीज़ में कोई आपत्ति नहीं होगी कि डी कैसा आया, रो कैसा आया, और जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। एक इक्वेशन होती है हमारी, अब मान लो ये है डी है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, इक्वेशन पहली इक्वेशन क्या होती है, मैक्सवेल की पहली इक्वेशन होती है डेल डॉट डी इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर डेल डॉट ई है तो ई को डी से रिप्लेस क्यों किया गया, ई बराबर होता है डी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, सॉरी ये इक्वेशन होती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, ये इक्वेशन होती है हमारी, ठीक है। बात ये आती है, हम बात कर रहे हैं वैक्यूम की, फ्री स्पेस की। तो फ्री स्पेस में जब मीडियम ही नहीं है तो मीडियम पोलराइज नहीं होगा, जब मीडियम पोलराइज नहीं होगा तो पी वेक्टर की वैल्यू 0 होगी, जब पी वेक्टर 0 होगा तो एप्सिलॉन नॉट ई की वैल्यू डी के बराबर होगी। तो इस आधार पर हमारी जो पहली इक्वेशन थी वो थी डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, यही था। इस एप्सिलॉन नॉट की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आ जाएगा डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट ई इक्वल टू रो, और एप्सिलॉन नॉट ई को कहा जाता है क्या, एप्सिलॉन डी को कहा जाता है डी। तो ये क्वेश्चन हो जाएगी डेल डॉट डी इक्वल टू रो। तो ये पहली क्वेश्चन यहाँ से आया, रो एफ मतलब फ्री चार्ज डेंसिटी। डेल बी में कोई चेंज नहीं है, जे एफ की बात करें और जे डी की बात करें तो यहाँ पे क्या चीज़ है, अगर हम मैक्सवेल की वास्तव में थर्ड इक्वेशन देखें करेक्टेड बाय एम्पियर्स लॉ, करेक्टेड बाय मैक्सवेल, तो ये मैंने आपको ये बताई थी कि डेल क्रॉस बी इक्वल टू होता है ये म्यू नोट जे प्लस जे डी बताया था ना, जे प्लस जे डी ये बताया था, बिल्कुल ठीक। तो ये म्यू नोट को नीचे लाएंगे तो ये एच बन जाता है डेल क्रॉस बी इक्वल टू बी अपॉन म्यू नोट हो जाएगा जे
फ्री चार्ज डेंसिटी प्लस जेडी की वैल्यू जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है, तो जेडी ओवर डेल्टी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी इसका नाम है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बहाव अर्थात रेट के फ्लो के द्वारा इसे डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, इसे एप्सिलॉन नॉट डेली बाई डेल्टी भी कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट डेली बाई डेल्टी भी कहते हैं, पर अभी उसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं उसे नहीं कह रहा। ठीक है, इसे एच कह दीजिए, तो कितना हो गया, इसको यहाँ लाइन खींच देते हैं, डेल क्रॉस एच बी अपॉन म्यू नॉट क्या बन गया, एच बन गया, इक्वल टू जे एफ फ्री करंट डेंसिटी प्लस डेल डी ओवर डेल टी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी आ गया। तो मैंने ये ज़रा एक्सप्लेन कर दिया कि इक्वेशन कहाँ से है। बहरहाल मैक्सवेल की जो 4 इक्वेशन है वो ये होती हैं, आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब इन इक्वेशन को हम फ्री स्पेस के लिए रिड्यूस करते हैं, फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में क्या होता है, फ्री चार्ज डेंसिटी भी 0 होगी, जे एफ करंट डेंसिटी भी 0 होगी, और एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नोट के इक्वल होगी, और म्यू की वैल्यू म्यू नोट के इक्वल होगी। ये सारी यहाँ प्लेस करेंगे तो कितना आएगा, डेल क्रॉस, बहुत शोर है भाई यहाँ तो, डेल डॉट ई, डेल डॉट ई इक्वल टू 0 हो जाएगा, और डेल डॉट बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस के डेल बी ओवर डेल टी हो जाएगा, और डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नोट एप्सिलॉन नोट डेल ई बाय डेल टी हो जाएगा। ठीक है, आप कोशिश करें समझने की, समझ में आ जाएगा कहाँ से आए, इन्हीं क्वेश्चन से आएगा। अब कर लेना है, टेकिंग कर लो बोथ साइड, टेकिंग कर लो इक्वेशन 3 मानो, इक्वेशन 3 शायद मैंने इसे पहले प्रूफ कराया, पर मैं दोबारा करा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कर लो, कितना जाएगा, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस के डेल ओवर डेल टी डेल क्रॉस बी, डेल डॉट ई माइनस का डेल स्क्वायर ई इक्वल टू माइनस का डेल ओवर डेल टी म्यू नोट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। कहाँ से वैल्यू पुट करी, दूसरी वाली क्वेश्चन में पुट कर दी, कितना आया, डेल स्क्वायर ई इक्वल टू म्यू नोट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई ओवर डेल टी टू, कितना हो गया, डेल स्क्वायर ई माइनस का म्यू नोट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई बाय डेल टी टू इक्वल टू 0। ये जो है एक वेव की क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन किस में, इलेक्ट्रिक फॉर्म में। ठीक है, तो क्या है, वेव इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेव इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये तो आपको आती है, इसलिए मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहा। प्लाज्मा मीडियम में जो बाकी जो मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, वहाँ थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा। अब हमें कर लेना इक्वेशन 4 का। ठीक है, टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 का कर लेंगे, कितना आएगा, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नोट एप्सिलॉन नॉट डेल ओवर डेल टी डेल क्रॉस ई, कितना हो गया, डेल डॉट ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ ए। पता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए यार, ये तो पल कई बार बता चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा डिफाइन नहीं कर रही। ग्रेड कर्ल ऑफ ए क्या होता है, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस डेल स्क्वायर है, एवरीवन नोस, तो बहुत सिंपल सी बात है, कर्ल ऑफ ए इक्वल टू ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस डेल स्क्वायर डेल ओवर डेल टी, माइनस के ऊपर वाली से पुट कर दिया, जो वाली क्वेश्चन से पुट कर दिया, डेल बी ओवर डेल टी डेल स्क्वायर बी माइनस का म्यू नोट एप्सिलॉन नोट डेल ओवर डेल टी डेल बी। बहुत शोर है, ऐसा लग रहा है ये लोग जानबूझ के ही बजा रहे हैं, बट आई होप यू विल मैनेज, कुछ समय की बात है, बस मैनेज हो जाएगा। तो ये इक्वेशन जो है, ये मैग्नेटिक अभी पूरी तरह डिफाइन नहीं हुई। ठीक है, पूरी तरह डिफाइन नहीं हुई है, यहीं लिख देता हूँ, चलो मैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा डेल स्क्वायर बी माइनस का म्यू नोट एप्सिलॉन नॉट डेल टू बी ओवर डेल टी टू इक्वल टू 0।
ठीक है। तो ये जो आपकी इक्वेशन ये 4 हो गई थी, तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नामकरण कर दो या मत करो। ये वाली कौन सी इक्वेशन है? ये वेव इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है ये? वेव इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। 3, 4 और ये इक्वेशन 5 और ये इक्वेशन 6। तो ये जो आपकी इक्वेशन आई 5 और 6, ये रिप्रेजेंट करती हैं वेव नेचर। से रिप्रेजेंट करती हैं वेव नेचर। ठीक, 5 और 6 ही वेव नेचर को रिप्रेजेंट करती हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया, यहाँ लिख देता हूँ मैं। हियर इक्वेशन 5 and 6 represent represent the wave nature of electromagnetic wave, electromagnetic wave। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, अब कंपेयर करें। इफ वी कंपेयर these equation with standard wave equation, with STANDARD स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन। अगर हम स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन से इनकी कंपेयर करें तो बताओ स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन क्या होती है? डेल स्क्वायर साई माइनस का 1/v², डेल टू वाई लिख लो चाहे साई लिख लो, ये फंक्शन है। डेल T2 इक्वल टू 0, यहाँ वाई लिख लो चाहे। कंपेयर करेंगे यहाँ तो वी क्या होती है? वेलोसिटी होती है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की? डेल टू ई माइनस का म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई ओवर डेल T2, यही तो आई थी। T2 इक्वल टू, तो कंपेयर करेंगे कितना मिल रहा है? ये मिल रहा है 1/v² इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब v की वैल्यू अगर निकालोगे तो v इक्वल टू हो जाएगा 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू पुट करने पे कितना आता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आता है। किसकी? इसकी, और इसकी वैल्यू पुट करने पर। ठीक है, तो इससे प्रूफ होता है कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में जो है वो वैक्यूम में मूव करती है। ठीक, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कहलाती है। अब बात आती है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई हैं, ये वाली इक्वेशन और वो वाली डिफरेंशियल इक्वेशन, इनका सॉल्यूशन कैसे लिखा जाए? जैसे मेरे पास हियर वी हैव टू डिफरेंशियल इक्वेशन, टू DFRENTL differential equation which represent the propagation of EM wave in vacuum। ठीक है, अब बात ये आ रही है, अब क्या बोलना चाहा मैंने कि हमारे पास दो इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन थी? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की इतनी डेल टू ई माइनस का म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। जब आप इंटरव्यू देने की अगर नौबत आ जाए तो आपसे ये ज़रूर प्रूफ करवाया जाता है कि मैक्सवेल इक्वेशन की हेल्प से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन को ड्राइव कीजिए। तो इतना डेरिवेशन तो आपको बेसिकली आना ही चाहिए। अगर इंटरव्यू को देने की नौबत आ जाए तब की बात है ये, वैसे नॉर्मली एग्ज़ाम अच्छा जाए तभी नौबत आती है। 45 मार्क्स से ऊपर आने पर ही इंटरव्यू देने की नौबत आती है, इससे पहले नहीं आती है। ठीक, ओके, तैयारी करते रहो यार, संघर्ष करो, और क्या है, जीना इसी का नाम है। ये डेल टू ई इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई और डेल T2 इक्वल टू डेल टू वी। ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन कायदे में देखी जाए तो ये जो ग्रेडियंट है, सॉरी लाप्लासियन ऑपरेटर है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? अगर हम कार्टेशियन में इस लाप्लासियन ऑपरेटर की वैल्यू देखें तो होती है, हमारे पास पता होना चाहिए कितनी होती है, डेल टू ओवर डेल x2 और प्लस के डेल टू वाई ओवर डेल y2 प्लस डेल टू z ओवर डेल z2। तो ये लाप्लासियन ऑपरेटर की वैल्यू ये होती है। ठीक है, अब बात ये आ रही है लाप्लासियन ऑपरेटर की वैल्यू तो ये हो गई, ये बंद नहीं होगा। ओके,
कोई बात नहीं। अगर लाप्लासियन ऑपरेटर की वैल्यू मैं यहाँ रखूँ तो हमें पता चलेगा कि ये वास्तव में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेम ये भी एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अगर ये दोनों सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इनका एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन को हम याद कर सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन मैं आपको बता दे रहा हूँ। द सॉल्यूशन ऑफ दीज डिफरेंशियल इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ दीज डिफरेंशियल इक्वेशन, दीज डिफरेंशियल, आप जरा बताएंगे बाद में कि शोर नॉइस वगैरह का लेवल क्या था, क्योंकि अभी तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा। उसके बाद अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ऐसे टाइम बनाया जाए कि बिल्कुल नॉइस ना आए, ठीक है। फिलहाल इसे कंटिन्यू करते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी। तो अब ये क्या चीज़ है, मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो वास्तव में रिप्रेजेंट कर रही हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर प्रोपोगेट हो रही हो तो उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर प्रोपोगेट हो रही हो तो उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरी करेगी तो वो इस इक्वेशन से वेरी करती है। इसका मतलब जब भी आपसे कहा जाएगा राइट डाउन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन, देन यू हैव टू रिटर्न द both those two equations, the combination of those two equation is known as electromagnetic wave equation। दोनों लिखनी पड़ेंगी आपको, बिकॉज एक नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब दोनों है, ठीक है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन निश्चित रूप से इसका सॉल्यूशन होगा। अब देखो आपने ज़्यादातर जगह इनके सॉल्यूशन को ही पढ़ा होगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा E इक्वल टू ई नॉट इंटू ई की पावर आई के डॉट आर माइनस के ओमेगा टी। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, मान लीजिए आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन की एक थीम बता रहा हूँ, तो आपका रूट जो आ गए वो m1 और m2 आ गए, तो आप सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, y इक्वल टू c1 e की पावर x, सॉरी m1x प्लस c2 e की पावर m2x, यही तो लिखते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर इनमें से कोफिशिएंट 0 आ जाए तो आ जाए कितना आंसर, y इक्वल टू c1 e टू दी पावर m1x, यही आएगा, ठीक। तो उसी प्रकार से आप मानेंगे कि जस्ट मैं एक मानने की बात बता रहा हूँ कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका आंसर क्या होगा, एक कांस्टेंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक कांस्टेंट ले लिया ई नोट, फिर आएगा ई टू दी पावर, और ये चीज़ आपको याद करनी है कितना, के डॉट आर माइनस का ओमेगा टी, ठीक। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का कितना होगा, वेक्टर बी इक्वल टू बी नॉट इंटू ई टू दी पावर आई के डॉट आर माइनस का ओमेगा टी, वेयर के क्या है, प्रोपोगेशन वेक्टर, प्रोपोगेशन वेक्टर, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वैक्यूम में कैसे ट्रेवल करते हैं। कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ हैं, कई बार ये BHU वगैरह में डायरेक्ट देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि अगर आपसे कभी पूछे कि के डॉट ई की वैल्यू कितनी होती है, तो के डॉट ई की वैल्यू भैया ये होगी 0, कितनी होगी, के डॉट ई की वैल्यू होगी 0। अगर आपसे कोई पूछता है के डॉट बी की वैल्यू कितनी होगी, तो के डॉट बी की वैल्यू भी होगी 0। के डॉट ई की वैल्यू और के डॉट बी की वैल्यू 0 होती है, इसे कई तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। पहला तरीका ये होता है, मैंने आपको बताया कि जब कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन करती है तो कुछ इस तरीके से प्रोपोगेट करती है, इस तरीके से। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ इस तरीके से प्रोपोगेट करती है तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है, मैग्नेटिक फील्ड इधर होता है और प्रोपोगेशन वेक्टर इधर होता है। तो किन्हीं भी दो के बीच में एंगल निकालोगे, प्रोपोगेशन वेक्टर और ई के बीच एंगल और प्रोपोगेशन वेक्टर और बी के बीच एंगल 90 डिग्री आएगा। और ए डॉट बी ये भी कोस थीटा कोस 90 बराबर साइन जीरो 0। ए डॉट बी जो ए डॉट बी है वो कितना आएगा, वो आएगा ए बी कोस थीटा और ये हो जाएगा ए बी कोस 90 और कोस 90 कितना होता है, साइन 0 के इक्वल। तो ए बी साइन 0 और साइन 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए ये दोनों आंसर 0 आते हैं। तो बेसिकली आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में ट्रेवल करती है, तो उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन इन दो डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिस पर होता है। इन दो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये दो होते हैं और वैक्यूम में के डॉट ई और के डॉट बी की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। वैक्यूम में के डॉट ई और के डॉट बी की वैल्यू 0 होती है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। प्रोपोगेशन EM वेव एंड ट्रांसवर्स इन नेचर। ओके, अब हैं कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशन की बात करते हैं।
कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशन की बात करते हैं। ओके सर, ये दो रिलेशन है तो मैं लिख देता हूँ। डेवलप कैसे की गई हैं, तो वी नो दैट हमें पता है डेल क्रॉस ई की वैल्यू कितनी होती है। डेल क्रॉस ई की वैल्यू होती है माइनस के डेल बी ओवर डेल टी। क्या है ये, फैराडे लॉ है। अब यहाँ पर आपको डेल की वैल्यू पता होनी चाहिए। डेल किसे कहते हैं, तो डेल बेसिकली आई के को कहते हैं। किसे कहते हैं, डेल को हम कहेंगे आई के। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ। जब भी आप डेल रिप्लेस करेंगे तो ये आप आई के से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, आई के से। और जो डेल ओवर डेल टी है, डेल ओवर डेल टी, ये रिप्लेस करना पड़ेगा भी आपको, तो आप करेंगे इसे माइनस के आई ओमेगा से, ठीक है। इसे करेंगे आई के से, इसे माइनस के आई ओमेगा से। ओके, ऐसे याद कर सकते हैं। ये टाइम है और टाइम का उल्टा क्या होता है, फ्रिक्वेंसी होता है। 1 अपॉन टाइम फ्रिक्वेंसी, 1 अपॉन टाइम फ्रिक्वेंसी। वो तो बस एक तरीका बताया मैंने आपको। करना क्या है, आपको यहाँ डेल की वैल्यू रखनी है। अब डेल की वैल्यू यहाँ रखो, कितना आएगा, यह जाएगा आपका आई के क्रॉस ई इक्वल टू माइनस के डेल ओवर डेल टी की वैल्यू कितनी है, माइनस का आई ओमेगा, माइनस के आई ओमेगा बी। बिल्कुल सही है। कितना आ गया, ये हो गया आई के क्रॉस ई इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया आई ओमेगा वेक्टर बी। आई से आई कैंसिल, ओमेगा आ गया नीचे, के क्रॉस ई अपॉन ओमेगा आ गया नीचे, ओमेगा इक्वल टू बी। इसका मतलब कभी मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, एम्प्लाइज मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका फॉर्मूला हो गया के क्रॉस ई अपॉन ओमेगा। ये चीज़ आपको कंठस्थ रहनी चाहिए, रटी हुई। और अगर आप इंटरव्यूअर हैं तो ये आपको निकालना भी आना चाहिए। अंडरस्टैंड, ये आया कहाँ से, बहरहाल ये याद तो रहना ही चाहिए। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिक, ये तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका है। अगर मैग्नेटिक फील्ड दिया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या है, वो निकालेंगे हम थर्ड इक्वेशन से। वी हैव मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन बताओ भाई क्या होती है। मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन होती है डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी। इसे जे भी कहते हैं ना, जे, बात हुई आ जाती है, ठीक है। डेल की वैल्यू रखो, डेल की वैल्यू कितनी होती है, आई के, तो हो गया कितना, आई के क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल और डेल टी की वैल्यू कितनी थी, माइनस का आई ओमेगा, माइनस का आई ओमेगा डेल, सॉरी इसकी वैल्यू रख दिया ई, आई से आई कैंसिल, कितना आ गया, के क्रॉस बी इक्वल टू माइनस के म्यू नोट एप्सिलॉन नोट ओमेगा और ई। हमें ई निकालना तो इस सब चीज़ को नीचे ले आना पड़ेगा। कितना हो गया, के क्रॉस वेक्टर बी अपॉन म्यू नोट एप्सिलॉन नोट और ओमेगा, बिल्कुल सही बात है, और माइनस बी इधर बराबर ई। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ई जो आया, एम्प्लाइज वेक्टर ई इक्वल टू कितना है, वेक्टर ई इक्वल टू आ गया बी अपॉन बी एंड बी क्रॉस एच, के क्रॉस एच, ठीक है, माइनस का के क्रॉस बी अपॉन म्यू नोट एप्सिलॉन नोट ओमेगा। अच्छा, ये किसकी वैल्यू होती है, क्या ये किसी की वैल्यू होती है, देख लेते हैं। जब हमने कंपेयर करा था किससे, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट को कंपेयर करा था 1 अपॉन वी स्क्वायर से कंपेयर करता, तब वैल्यू निकाली थी कि वी की वैल्यू जो आई थी वो आई थी 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट आई थी। बिल्कुल सही बात है। तो सॉल्व करने पर इन दोनों की वैल्यू आ गई थी पूरी 3 गुणा 10 के हाथ 8, मतलब सी के बराबर आ गई थी। तो अगर ये अंडर रूट होता तो मैं इसे सी की टर्म में लिख सकता था, अंडर रूट होता तो मैं इसे सी की टर्म में लिख सकता था। फिलहाल इसे ऐसे छोड़ना पड़ेगा। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे सी की टर्म में लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता मेरा भाई, अभी तो नहीं लिख सकता, क्योंकि म्यू नोट एप्सिलॉन नोट का अंडर रूट होगा तब जाके वो सी बनेगा।
नहीं लिख सकता, तो कितना है एम्प्लाइज वेक्टर ई इक्वल टू माइनस का के क्रॉस वेक्टर बी अपॉन म्यू नोट एप्सिलॉन नोट ओमेगा। तो ये आपका तरीका हो गया, जब मैग्नेटिक फील्ड दिया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो ये आपको याद रखना है। बाकी ये तो पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपगेशन कांस्टेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। ईएम वेव कितने टाइप की हो सकती हैं भैया? ईएम वेव हो सकती हैं 3 टाइप की, प्लेन वेव, स्फेरिकल वेव, सिलेंड्रिकल वेव। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अभी अपने चलना है दूसरे मीडियम में, हाउ टू आइडेंटिफाई द प्लेन वेव इन द प्लेन वेव इक्वेशन एम्पलीट्यूड विल नॉट डिके। ओके ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं वैक्यूम में इसकी एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालेंगे। हेडिंग है आपकी एनर्जी डेंसिटी, ENERGY एनर्जी डेंसिटी इन EM वेव। तो EM वेव की एनर्जी डेंसिटी निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहली बात आप बताएं, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ाया है नहीं? इलेक्ट्रिक 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ऑफ कोर्स पढ़ा हो। 1/2 इंटीग्रल एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी2 पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा। U इलेक्ट्रिक इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी2, ऐसा पढ़ा होगा। देखो उसी का फॉर्म है यूनिट वॉल्यूम के लिए। यूनिट वॉल्यूम के लिए लिया, जब डी2 की वैल्यू में वॉल्यूम लूँगा और नीचे लाऊंगा तो यूनिट वॉल्यूम होगा, तो यूनिट वॉल्यूम को ही स्मॉल यू शो करते हैं, ठीक है, पर यूनिट एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। ऐसे मैग्नेटिक का भी मैंने आपको पढ़ा रखा, अगर पीछे का आपने लेक्चर सारे पढ़े होंगे तो वो होता है B²/2 म्यू नॉट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक का भी डिफाइन हो गया, मैग्नेटिक का भी डिफाइन हो गया, ठीक। ये एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले होते हैं। बस बेसिकली यही था इसमें, और कुछ है स्पेशली डिफाइन? प्लेन वेव जेट ओमेगा टी कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन है। चलो जी क्वेश्चन है, क्वेश्चन करवाते हैं। उससे पहले एवरेज एनर्जी डेंसिटी को डिफाइन कर दें क्या? ये क्या है? ये नॉर्मली एनर्जी डेंसिटी क्या है? ये एनर्जी डेंसिटी। अगर एवरेज की बात करें, AVERAG एवरेज एनर्जी डेंसिटी, याद रखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ चल रहा है। ये विकल्प में आपको मिल जाएगा जब अगली बार आप गेट का एग्जाम देंगे तो। एवरेज एनर्जी डेंसिटी गेट का या बार का, इसरो के एग्जाम में डायरेक्ट मिलते हैं। एवरेज एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो हमें इसका एवरेज लेना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही वेरिएशन शो करता है। कैसे शो करेगा? जब हम UE का एवरेज निकालना चाहेंगे तो हम जाएंगे तो 1/2 का तो हम एवरेज ले नहीं सकते, बिल्कुल सही बात है। एप्सिलॉन नॉट का एवरेज ले नहीं सकते, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। कितना? E = E0 की पावर I ओमेगा टी K.R - ओमेगा टी था, K.R - ओमेगा टी। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का था वेक्टर B = B0 × E⁻I वेक्टर K.R - ओमेगा टी। सॉल्यूशन करेंगे तो e⁻I cos θ + I sin θ ऐसे भी आ सकता है ना। तो वैसे मान लेंगे यहाँ पे cos θ आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा E = E0 cos ओमेगा टी kx - ओमेगा टी, समझ में आ रहा है? cos kx - ओमेगा टी, ऐसे sin kx - ओमेगा टी, इस प्रकार से आ सकता है। तो ये हो जाएगा आपका E = ये जब ओपन करेंगे इसका E0² आएगा यहाँ से, और अंदर जो टर्म बचेगी कोस वाली या साइन वाली, उसका हो जाएगा cos² kz - ओमेगा टी। समझ में? आप जरा इसे ओपन करके देखें, e⁻I cos θ + I sin θ आएगा, और ये इसका एवरेज लिया जा रहा है। और इसका एवरेज कितना होता है? इसका एवरेज 1/2 होता है। तो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E0² और इंटू 1/2, तो ये हो गया आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E0²। भाई सब कई बार विकल्प में आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है आप कैसे एवरेज निकाल सकते हैं। तो अब आपके मन में आ रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड का कैसे निकाल सकते हैं रोहन? तो वही मैग्नेटिक फील्ड का भी सेम ही तरीका है मैग्नेटिक फील्ड का भी निकालने का। कैसे निकालेंगे बताओ? बस 2 की जगह 4 लगा देना है। सेम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, फॉर मैग्नेटिक फील्ड एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की जगह 4 लगाना है। कितना आएगा? एम्प्लाइज करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू नहीं, UM = 1/4
1/4 बी नोट स्क्वायर अपॉन म्यू नोट, वही सेम 4 लगाना है बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार, एक बार और लिख के देख ले। यू एम इक्वल टू बी नोट स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नोट, एक बार और लिख के देख ले, यू एम इक्वल टू बी नोट स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नोट। ओके, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे थोड़ा अच्छा हो जाएगा, मज़ा आएगा ना। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से मज़ा आएगा। QUESTION क्वेश्चन देखो तुम, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एक फील्ड पार्ट दे रखा है, ये दे रखा है आई ई नोट ई की पावर आई √3/2 KY प्लस 1/2 KZ प्लस ओमेगा टी, ठीक है, और फाइंड वेक्टर के निकालना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है पर ध्यान से करना है। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन क्या है। अगर आपसे कोई पूछता है तो ये जो आई कैप दे रखा है ये इसकी डायरेक्शन है, ठीक है, आई जो दे रखा है ये इसकी डायरेक्शन है, आई कैप। बात करते हैं कि तो हमारे पास स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपसे कोई पूछता है कि हाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोगेट इन वैक्यूम, if someone is asking to you that how is electromagnetic wave is propagating in vacuum, then you have to say the two differential equations which define the propagation of electromagnetic wave in vacuum, which are del square E minus mu naught epsilon naught del 2 E over del T2 is equal to 0 और del square B minus mu naught epsilon naught del 2 B over del T2 is equal to 0। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है यही आपको बक देनी है। इसका मतलब ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन बताएंगे ही कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम में कैसे प्रोपोगेट कर रही होती है। अगर आपको संक्षेप में बताया जाए कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पता होना चाहिए था जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, तो मुझे नहीं पता कितना टाइम हो गया, लगभग 20 मिनट 25 मिनट का लेक्चर हुआ होगा। इसमें आपको 3-4 चीज़ें पता होनी चाहिए। नंबर 1, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेव की जो इक्वेशन की फंडामेंटल है वो मैक्सवेल इक्वेशन पर बेस्ड है और मैक्सवेल ने 4 समीकरण दिए। वो 4 समीकरण तो आपको याद होने चाहिए ऐसे, जैसे कि अपना, अपने भाई का नाम, माता पिता का नाम याद है, समझ रहे, अपना नाम, अपने भाई का नाम, माता पिता का नाम, 4 नाम याद है। उसी तरीके से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की चारों मैक्सवेल इक्वेशन, ये तो जन्मजात याद ही होनी चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं है तो आगे बढ़ना महापाप है। 4 इक्वेशन याद कर लेंगे तो आप बताएंगे कि 4 इक्वेशन विभिन्न परिस्थितियों में अपना अलग अलग रूप धारण कर लेती हैं, जिसमें सबसे सरल परिस्थिति हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वैक्यूम। वैक्यूम में उन 4 इक्वेशन को आपस में समागम करके 2 डिफरेंशियल इक्वेशन बनती हैं, del स्क्वायर बी माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट del 2 बी ओवर del T2 इक्वल टू 0 और del स्क्वायर ई माइनस का म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट del 2 ई ओवर del T2 इक्वल टू 0। ये 2 डिफरेंशियल इक्वेशन ही रिप्रेजेंट करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में कैसे ट्रेवल करती हैं। इसके अलावा इसके सॉल्यूशन को भी याद करना है हमें। E इक्वल टू ई नोट इंटू ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी और बी इक्वल टू बी नोट इंटू ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। 2 डिफरेंशियल इक्वेशन याद है, तो मैक्सवेल इक्वेशन याद कर ली, डिफरेंशियल इक्वेशन याद कर ली, सॉल्यूशन याद कर लिया। उसके बाद हमें याद करना था कि कैसे चेंज कर सकते हैं कन्वर्जन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड दिया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेशन है, गलती हो जाती है उसमें, तो वो आपको याद रखना है। कैसे, वेक्टर बी इक्वल टू के क्रॉस ई अपॉन ओमेगा, ठीक है, और वेक्टर ए इक्वल टू माइनस के क्रॉस ई अपॉन ओमेगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा। तो ये 2 चीज़ आप याद करने के बाद हम जाएंगे एनर्जी डेंसिटी में। एनर्जी डेंसिटी क्या था, यू ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना था 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और मैग्नेटिक फील्ड कितना था बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। बिल्कुल सिंपल है। लेकिन अगर बात आती है एवरेज, नाम याद रखना है। एनर्जी डेंसिटी पूछता है तो सिंपली 1/2 वाला आएगा, और अगर एवरेज एनर्जी डेंसिटी पूछता है तो आपको 1/4 लगाना पड़ेगा, बिकॉज एवरेज में आपको उसका मान रखना पड़ेगा और उसके मान का एवरेज जब कोस स्क्वायर या साइन स्क्वायर का एवरेज लेंगे तो 1/2 वहाँ से आएगा, ठीक है। इतनी जानकारी आपको मिल चुकी है। मान लिया वी हैव द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। क्या होता है भाई, अच्छे से पता है हमें, E इक्वल टू ई नोट इंटू ई की पावर आई के डॉट आर, यही तो होता है, माइनस का ओमेगा टी। तो इसका मतलब ये पूरी चीज़ जो है के डॉट आर है, एम्प्लाई ये पूरी चीज़ क्या है, ये के डॉट आर है, √3 तो ये के वाई है, के वाई सफिक्स में है, सॉरी लिखा गलत था ना तो मैंने भी गलत लिख दिया, के वाई सफिक्स में होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सफिक्स में है, कैसे है समझ में नहीं आया कि एक्स है क्या है, ये शायद सफिक्स में नहीं दे रखा है,
के क्यों रखा है ऐसा, सफिक्स में नहीं है, वाई जेड ऐसे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पोजीशन वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लाना है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लाना है। तो के वेक्टर बनाना है और आर वेक्टर बनाना है। कैसे बनेगा देखो, √3/2 के, √3/2 के प्लस 1/2 के, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, xi प्लस yj प्लस zk होता है। और डॉट प्रोडक्ट में सेम क्या होती है, आई की आई से गुणा होगी, वाई से वाई से, तो वाई की इससे गुणा करनी है, इसका मतलब यहाँ पर जे कैप आना चाहिए, क्या आना चाहिए, जे कैप। और यहाँ इससे करनी है तो यहाँ पे के कैप आना चाहिए, क्या आना चाहिए, के कैप। तो ये हो गया आपका √3/2 के जे कैप प्लस 1/2 के कैप। ये आपका के वेक्टर है, बस समझ में। तो ये के वेक्टर हमने निकाल दिया सिर्फ कंपेयर करके। ये तो हल्का क्वेश्चन था, हो गया। ये तो हल्का क्वेश्चन था। एवरेज एनर्जी डेंसिटी हमने डिफाइन कर ही दी है, और ये आपका ठीक। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, हाउ to identify plane wave in electromagnetic nature. EM wave in phase and time must have different sign in the propagation along the sign positive and negative propagation. All and omega t minus kz is implies to 0. Omega t is equal to kz. Omega t upon k is equal to 0. Everything is rubbish. ठीक है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी हम निकाल ली, बस बाकी जरूरत नहीं। तो हम आगे चलते हैं। और अच्छा, इलेक्ट्रॉन ऐसे एक बात और बताएं थी, आप ज़रा कल्पना करके देखें, ये एवरेज क्या गलती हुई, सही तो है। अगर आप यहाँ देखें एवरेज में आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक डेंसिटी कितनी होती है, तो आप बोलोगे 1/4 ε0 E²। ये नोट बोलना है यार, यहाँ पे नोट आएगा। नोट क्यों, कॉन्स्टेंसी ले रहे हैं ना, क्योंकि कोस का थीटा का एवरेज ले लिया ना। देखो गलती मत कर देना, अगर ई नोट नहीं ले रहे हो तो 1/2 आएगा यहाँ पे। वैसे UM कितना आएगा, UM इक्वल टू कितना आएगा, 1/4 ε0, पागल हो रहा हूँ मैं भी, B²/4 μ0, ये आएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेंसिटी पूछेंगे तो UE प्लस UM देखा जाए तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1/4 ε0 E0² प्लस 1/4 B²/μ0। और कभी कभी जो मेधावी वैज्ञानिक होते हैं वो विकल्प में ये नहीं देते। तो विकल्प में क्या मिलता है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो वहाँ पे अपने ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। वो फॉर्मूला होता है E=BC, ये रिलेशन है, E=BC या E0=B0C, ठीक है, याद कर लेंगे। या ऐसे कर सकते हैं E0/B0 कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो E0/B0 कॉन्स्टेंट, इसका मान आप यहाँ रख दें, B की जगह रखें, तो B की जगह रखें कितना आएगा, E0/C आ जाएगा। कितना आ जाएगा, E0/C आ जाएगा। किसकी जगह, B0 की जगह रखो, कितना आएगा 1/4 ε0 E0² प्लस 1/4 1/μ0। और B0 की जगह क्या रख दिया, B0 की जगह क्या रख दिया, E0/C हो जाएगा ये E0²/C²। ठीक, यहीं सॉल्व कर दूँ क्या, बताओ कितना बचा, 1/4। बताओ विकल्प कब में कैसा मिलेगा आपको, एवरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेंसिटी का मज़ा आ जाएगा। अभी देख के आंसर देखिए, 1/4 1/μ0 इंटू E0²/C² की वैल्यू बताओगे, कोई बता सकता है। C² की वैल्यू होती है 1/μ0 ε0, क्योंकि अंडर रूट होता तभी तो C बनता। विचार करो आप, खुद विचार करो, खुद विचार करो आप कि स्क्वायर है ना, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं। C की वैल्यू कितनी होती है 1/√μ0 ε0, तो C² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/μ0 ε0। μ0 से μ0 कट गया, ε0 चला गया ऊपर, 1/4 ε0 E0² प्लस 1/4 एप्सिलॉन, देखो एप्सिलॉन ऊपर चला गया, एप्सिलॉन E0², और सेम चार जुड़ेगा तो आधा हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन E0²। मजे की बात आई नहीं, दिस इज एवरेज AVERAG एवरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेंसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी
ऑफ EM वेव, EM वेव। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दिया, बिल्कुल गड़बड़ी नहीं करनी है, ठीक है। देखो बिल्कुल गड़बड़ी नहीं करनी है, एवरेज पूछे एवरेज बताना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट पूछे इलेक्ट्रोमैग्नेट बताना है, गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को इस चीज़ में आशंका है कि सर ये E इक्वल टू E0 इक्वल टू BC कैसे ले दिया आपने, कैसे लिया, तो अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो प्रूफ ले लीजिए। आपको ज़रा E का रिलेशन पता होना चाहिए कि आप पहले आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं और मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं आप, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछें, आपको E दे रखा हो, वेक्टर E इज़ गिवन, वेक्टर E इज़ गिवन एंड यू हैव टू फाइंड, and you have to find B, और आपको B फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे आप, तो सीधी सी बात है, B का फॉर्मूला बताया था मैंने अभी, B इक्वल टू कितना होता है, K क्रॉस E अपॉन ओमेगा बताया था, K क्रॉस E अपॉन ओमेगा के ज़रिए आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर हम मॉड्यूल फॉर्म में देखें, अगर हम मोड ले लें इसका वेक्टर B का, तो कितना आएगा, क्रॉस हट जाएगा K, क्योंकि ये देखो मजे की चीज़, ये भी साइन थीटा और इनके बीच का एंगल कितना होता है 90, साइन 90 को 0 1, देखो समझ पा रहे हो। K क्रॉस E इक्वल टू K का मोड E का मोड इंटू साइन, अब K और E के बीच का एंगल कितना होता है, K और E के बीच का एंगल हो गया, ये हो गया वेक्टर P, ये हो गया वेक्टर B और ये हो गया वेक्टर K, और इसके बीच का जो एंगल है हमें लेना एंगल K और E के बीच का एंगल, तो K ये रहा E ये रहा, सही तो है, K ये रहा E ये रहा, इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो इनके बीच का एंगल जब 90 डिग्री, 90 यहाँ रख दिया, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो होती है साइन 90 इक्वल टू कोस 0 और कोस 0 इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि वहाँ 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा K का मोड इंटू E का मोड हो जाएगा। इसका मतलब मैं K क्रॉस E को कहीं ना कहीं KE लिख सकता हूँ, नो डाउट KE लिख सकता हूँ, मोड का मतलब वेक्टर हटा दिया, तो ये हो गया K क्रॉस E को मैंने लिख दिया K का मोड E का मोड, ओके, अपॉन ओमेगा। तो ये भी लिख सकता हूँ कि B इक्वल टू हो जाएगा KE अपॉन ओमेगा, नो डाउट। अब बात करते हैं, इसको ले गए ऊपर, बहुत ध्यान से देखेंगे, इसको ले गए ऊपर तो कितना हो गया, B ओमेगा इक्वल टू KE, ठीक है, देख लो ध्यान से, ओमेगा को ले गए ऊपर, ओमेगा को ले गए ऊपर, ओमेगा को ले गए ऊपर, तो B ओमेगा इक्वल टू हो गया KE, बिल्कुल सही बात है। ओमेगा अपॉन K कितना हो गया, ओमेगा अपॉन K कितना हो गया, ये हो गया E अपॉन B हो गया, E अपॉन B हो गया, देख लो ओमेगा अपॉन K कितना हो गया, ध्यान से देखो, ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि ओमेगा अपॉन K कितना हो गया, ओमेगा अपॉन K कितना हो गया, E अपॉन B हो गया, E अपॉन B हो गया, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, फेज वेलोसिटी कहते हैं, VP इक्वल टू E अपॉन B, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फेज वेलोसिटी को C कहते हैं, जो कि C इक्वल टू E अपॉन B। अब बच्चों को ये याद नहीं रहती, तो इसलिए हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं, मैंने पहले भी ट्रिक बताई थी, खुदा माफ़ करे, पर कोई बात नहीं। इसकी मल्टीप्लाई जैसे ही इसमें करेंगे तो बनेगा E इक्वल टू BC, और ये बहुत ही सम्मानजनक शब्द होता है, तो इसलिए आप याद कर ही लेंगे इस रिलेशन को, है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। E जैसे हम निकालना है तो E के जैसे निकालना है हमें, E को निकालना है तो B की C से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC हो जाएगा, है ना, तो हो जाएगा E इक्वल टू BC। तो इस रिलेशन को आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। मैंने आपको प्रूफ इसलिए बताया कि आपको सब चीज़ का प्रूफ पता होना चाहिए, सब चीज़ का मतलब अगर आप इंटरव्यू देने की नौबत आए, अदरवाइज़ अगर आप पेपर के दौरान कभी भूल जाते हैं किसी चीज़ को, तो आप उसे डेवलप कर पाएँ, आप उसे बता पाएँ कि ये कहाँ से आया, तो इसलिए इन सब का हमें प्रूफ पता होना चाहिए। तो मैंने आपको एनर्जी डेंसिटी बताई, एवरेज एनर्जी डेंसिटी बताई, एवरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी बता दी। अब बात चल रही है, हम पॉइंटिंग वेक्टर की बात करते हैं। पॉइंटिंग वेक्टर POYNTING, पॉइंटिंग वेक्टर। तो पॉइंटिंग वेक्टर जो है आपका, उस वेक्टर S से रिप्रेजेंट भी करते हैं और वेक्टर P से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको पता ही है, किसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एवरेज एनर्जी डेंसिटी के रेडिएट होने को बताता है। देखते हैं क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज एवरेज, इट इज defined as energy
पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम क्रॉसिंग अ क्लोज सरफेस, क्रॉसिंग अ क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। तो अब डेफिनेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा, इट इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी पर यूनिट एरिया। मतलब क्या है, एनर्जी डेंसिटी एक तरीके से। अगर पर यूनिट वॉल्यूम ले रहे हो तो भी एनर्जी डेंसिटी बनती है, और पर यूनिट एरिया ले रहे हो तो भी एनर्जी डेंसिटी बनती है, क्योंकि पर यूनिट ले रहे हो। इट इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्रॉसिंग अ क्लोज सरफेस। जब कभी क्लोज सरफेस से पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया से जो एनर्जी रिलीज होती है उसे कहा जाता है आपको पॉइंटिंग वेक्टर कहा जाता है, पॉइंटिंग वेक्टर कहा जाता है। ठीक, तो एक तरीके से देखा जाए यूनिट क्या होगी इसकी पॉइंटिंग वेक्टर की, इसकी यूनिट होगी, ध्यान से देखें, एनर्जी लेनी है जूल पर यूनिट एरिया मीटर स्क्वायर पर यूनिट सेकंड, सेकंड आ गया। ठीक, और जूल पर सेकंड को क्या कहते हैं, W/T। ध्यान से देखो, जूल पर सेकंड को क्या कहते हैं, ध्यान से देखो, जूल पर सेकंड को कहते हैं W/T। W/T मतलब पावर, पावर का मतलब वाट, पावर का मतलब वाट। तो ये हो गया वाट पर मीटर स्क्वायर। क्या हो गया, वाट पर मीटर स्क्वायर इसकी